Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Code and Cloud. So right now we are learning the Ansible और हम लोग Ansible में दो क्लास देख चुके हैं। आज ये अपना तीसरा क्लास है। अगर आपको याद हो तो अभी तक हमने Ansible के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। एक बार रिकैप कर लेते हैं। हमने देखा था Ansible क्या है, ये एक ऑटोमेशन टूल है। ये क्या ऑटोमेट करता है? ये ऑटोमेट करता है हमारे सर्वर को एक प्लेबुक लिखता है और प्लेबुक के थ्रू हम अपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑटोमेट करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं। जो भी वर्क करना होता है वो ऑटोमेटिकली हम कॉन्फ़िगर कर देते हैं अपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ये एक टूल है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर ह्यूमन का यूज़ करेंगे तो वो ह्यूमन स्लो होता है, इसलिए रेपिटेटिव वर्क के लिए हम ऑटोमेशन का यूज़ करते हैं। एनसिबल का सेटअप हमने देखा था। AWS क्लाउड पे हमने अकाउंट क्रिएट किया था, OS ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया था और उसके ऊपर हमने एक कंट्रोल नोड बनाया था। कंट्रोल नोड पे एनसिबल इंस्टॉल किया था। फिर टारगेट नोड पे हमने SSH इनेबल्ड किया था। कंट्रोल नोड क्या होता है, टारगेट नोड क्या होता है, ये सब हमने देखा था। फिर उसे कॉन्फ़िगर किया था SS टारगेट नोड पे ताकि एनसिबल हमारा कनेक्ट हो सके टारगेट नोड पे। और एनसिबल जो है वो SSH प्रोटोकॉल के थ्रू हमारे टारगेट नोड पे कनेक्ट होता है अगर हमारा टारगेट नोड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो तो। फिर हमने एडॉक कमांड के बारे में देखा था। एडॉक कमांड के द्वारा हमने रन कराया था टारगेट नोड पे अपाची सर्वर को। फिर प्लेबुक के द्वारा भी अपाची सर्वर को ऑटोमेट किया था, कॉन्फ़िगर किया था हमने अपने टारगेट नोड पे। फिर मॉड्यूल्स के बारे में हमने देखा था, पैकेज, कॉपी, सर्विस, डिबग, कमांड, इन सब मॉड्यूल्स के बारे में हमने देखा था। उसके बाद फिर हमने कंट्रोल नोड को एज ए टारगेट नोड वर्क करवाया था लोकल होस्ट का यूज करके। हमने इन्वेंट्री फाइल के बारे में देखा था, इन्वेंट्री फाइल कैसे लिखा जाता है। फिर यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स के बारे में हमने पढ़ा था, वेरिएबल्स ऐड किया था हमने। फिर वेरिएबल्स का यूज किया था अपने प्लेबुक में। फिर क्या किया था हमने कि सारे वेरिएबल्स को एक फाइल में लिख दिया था वेयर फाइल्स में, और उस फाइल को हमने इंपोर्ट कर लिया था अपने प्लेबुक में, और वो सारा वेरिएबल्स यूज हो रहा था। ये सब हमने अभी तक देखा है। हमने अपाची वेब सर्वर को कॉन्फ़िगर किया था प्लेबुक के थ्रू और एडॉक कमांड के थ्रू, दोनों मेथड से हमने अपाची वेब सर्वर को कॉन्फ़िगर किया था अपने टारगेट नोड पे। यहाँ तक हमने अभी तक देखा है। अब आज क्या देखेंगे वो देखते हैं हम। आज का एजेंडा क्या है? आज हम देखेंगे प्री डिफाइंड वेरिएबल के बारे में। अभी तक तो हमने देखा था यूजर डिफाइंड वेरिएबल, हमने खुद डिफाइन किया था वेरिएबल्स को। अब प्री डिफाइंड वेरिएबल के बारे में देखेंगे। कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो पहले से ही डिफाइन किए गए हैं एनसिबल में, उनके बारे में हम देखेंगे। फिर रियल वर्ल्ड में एनसिबल का क्या यूजेज है, उसके उसके यूज केसेस क्या है, उसके बारे में देखेंगे। फिर कलेक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे, कलेक्शन क्या होता है, मॉड्यूल्स कलेक्शन के अंदर आता है, नेम स्पेस क्या होता है, ये सब कलेक्शन में हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे एनसिबल कॉन्फ़िगरेशन फाइल के बारे में। जैसे कि इन्वेंट्री फाइल का डिफ़ॉल्ट लोकेशन स्लैश etc स्लैश एनसिबल स्लैश होस्ट था। उस इन्वेंट्री फाइल के लोकेशन को हम चेंज कर सकते हैं। वो इन्वेंट्री फाइल डिफ़ॉल्ट लोकेशन कहाँ लिखा हुआ था, वो एनसिबल कॉन्फ़िगरेशन फाइल में लिखा होता है, वहाँ से हम उस लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। और भी बहुत कुछ होते हैं जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल में लिखे होते हैं, हम सबको चेंज कर सकते हैं। तो हम देखेंगे एनसिबल कॉन्फ़िगरेशन फाइल के बारे में। फिर अभी तक हम रूट यूजर के मेथड मदद से हम सब कुछ कर रहे थे अपने टारगेट नोड पे, अपने कंट्रोल नोड पे, सब कुछ रूट यूजर के थ्रू ही कर रहे थे। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल यूजर क्रिएट करेंगे कंट्रोल नोड पे, टारगेट नोड पे, और नॉर्मल यूजर के थ्रू वर्क करेंगे। फिर देखेंगे एक टेम्पलेट मॉड्यूल के बारे में, फाइल मॉड्यूल के बारे में, ये कैसे वर्क करता है। हैंडलर देखेंगे, जिंजर टेम्पलेट का यूज करेंगे। उसको फिर अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन यूज कर रहे थे। पासवर्ड लिख रहे थे अपने इन्वेंट्री फाइल में, जिसके द्वारा हमारा कंट्रोल नोड टारगेट नोड पे लॉगिन हो पा रहा था। अब पासवर्ड इन रियल वर्ल्ड पासवर्ड उतना सेफ नहीं होता है सिक्योरिटी की वजह से, इसलिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, की बेस्ड ऑथेंटिकेशन यूज़ करते हैं। उसके बारे में भी देखेंगे। और फिर रोल के बारे में देखेंगे। रोल क्या होता है कि जैसे अभी तक हम क्या कर रहे हैं, एक ही प्लेबुक लिख रहे हैं और उस प्लेबुक में एक या दो प्लेबुक लिख रहे हैं, वेरिएबल्स कलर लिख रहे हैं, और हम अपने एक मेन प्लेबुक लिख रहे हैं और उसमें सारा जितने भी डाटा है जो भी यूज कर रहे हैं हम सब कोड उसी में लिख रहे हैं। लेकिन रोल में क्या होता है कि हम डिफरेंट डिफरेंट बांट देते हैं कि इसमें हमारा टास्क लिखना है, इसमें हैंडलर लिखना है, इसमें जिंजा टेम्पलेट फाइल लिखना है, सब अलग अलग डिफाइन कर देते हैं और उस फाइल में उतना लिखते हैं। तो हमें ईजी होता है, एक तरह से कह सकते हैं तो हम स्ट्रक्चर वे में प्ले बुक को लिखते हैं रोल की मदद से।
तो ये एजेंडा है आज का। आज ये सब हम देखेंगे, जितना वक्त लगे कोई बात नहीं है, ये सब आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने एनसिबल। एनसिबल क्या है, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था एनसिबल क्या है। एक ऑटोमेशन टूल है। ये क्या करता है, ये कॉन्फ़िगर करता है हमारे टारगेट नोड को, हमारे सर्वर को ऑटोमेशन के थ्रू। ये वर्क कैसे करता है? ऑटोमेशन टूल है, एक रिसोर्स एब्स्ट्रैक्शन लेयर क्रिएट करता है। जैसे हमारा जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर है, ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा फाइल्स होता है, हमारा मेमोरी होता है, हमारा रैम सीपीयू, जो भी सारा चीज़ हमारा क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर होता है। इसके ऊपर ये क्या करता है, आर ए एल लेयर क्रिएट करता है, रिसोर्स एब्स्ट्रैक्शन लेयर। और यहाँ पे हम जो जो भी कमांड देते हैं प्लेबुक का, ये यहाँ तक आता है कि ये रन करना है, कुछ भी अगर इंस्टॉल करना है तो यहाँ तक आया। अब रिसोर्स एब्स्ट्रैक्शन लेयर क्या करता है कि वो चेक करता है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा फाइल है। अगर उबन रेड हैट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ये अगर अगर हमें अपाची सर्वर को इंस्टॉल करना है और ये रेड हैट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ये यम कमांड का यूज कर देगा। अगर ये उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ये apt कमांड का यूज करेगा। ये सब रिसोर्स एब्स्ट्रैक्शन लेयर करता है। यहाँ पे हमारे मॉड्यूल्स होते हैं, जो मॉड्यूल्स इंटेलिजेंट होते हैं और ये सारा वर्क करवाते हैं। ये क्या करता है, हाइड कर देता है। इसके नीचे जो भी कुछ है उसे हाइड कर देता है। बस ये इस लेयर के ऊपर जो भी हम देते हैं YML में कमांड देते हैं, ये लेयर पड़ता है और इसके नीचे का सारा काम करता है। ये सब हाइड रहता है। ये सब चीज़ हमें प्लेबुक में लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यही हमारा इंटेलिजेंस है। मॉड्यूल ही हमारा क्या होता है, एंसिबल को इंटेलिजेंट बनाता है। कौन? मॉड्यूल। अगर हम एंसिबल के यूज केसेस देखें रियल वर्ल्ड में, तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के लिए यूज करते हैं, जो मैंने आपको अभी तक बताया है कि जैसे हमने अपाची सर्वर को कॉन्फ़िगर किया था ऑटोमेशन के थ्रू अपने सर्वर पे। फिर एंसिबल के थ्रू हम ओएस को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, उसे ओएस प्रोविजनिंग भी बोलते हैं। जैसे AWS, एज्योर, GCP, किसी भी क्लाउड पे अगर हम किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना चाहें, लिनक्स को, विंडोज़ को, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हम इंस्टॉल करना चाहें वो भी हम लिनक्स के थ्रू कर सकते हैं। वर्चुअलाइजेशन, हम VMware पे भी वर्चुअलाइज कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को एंसिबल के थ्रू। और एंसिबल कंटेनराइजेशन का भी काम करता है। ये डॉकर क्यूबरनेटिस की मदद से कंटेनर भी क्रिएट करता है और उसमें जो भी इमेज होते हैं उसके हेल्प से ओएस को इंस्टॉल करता है। तो ये काम भी हमारा एंसिबल करता है रियल वर्ल्ड में। ओके। और ये सारा जो है, ये सारा चीज कौन करता है? इसके पास मॉड्यूल्स होता है एंसिबल के पास, और मॉड्यूल जो है वो इंटेलिजेंट है। वही मॉड्यूल जो है सारा काम करवाता है एंसिबल से। और इन सब के लिए मे भी डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स हो सकते हैं, एक मॉड्यूल भी हो सकते हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं इन सारे वर्क के लिए, जो हमें आइदर हमारे एंसिबल में पहले से इंस्टॉल है या फिर हमें क्या करना पड़ता है, उसे बाहर से इंस्टॉल करना पड़ता है। ओके। तो अगर हम देखना चाहें कि कौन कौन सा मॉड्यूल हमारे पास अवेलेबल है अपने सिस्टम में, तो हम इस कमांड का यूज करते हैं, एंसिबल डॉक एल। तो हम चलते हैं और देखते हैं इस कमांड का यूज करके। आ जाते हैं अपने कंट्रोल, यूज करके देखते हैं। और मैं आपको अगर बता दूं, हाँ, इस कमांड का यूज करके हम अपने सारे मॉड्यूल्स को देख सकते हैं, जो जो मॉड्यूल्स हमारे अवेलेबल है। ओके। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। अब आपके लिए एक होमवर्क है छोटा सा। आप एक प्ले बुक लिखें जिसमें आप ओएस को लॉन्च करें AWS क्लाउड पे। ओके। एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम रेड हैट लिनक्स को लॉन्च करें AWS क्लाउड पे। इसके लिए आप एक प्ले बुक लिखें, ये आपके लिए होमवर्क है। फिर एक और होमवर्क है जिसमें आप डॉकर को ऑटोमेट करें, और एक और होमवर्क है जिसमें आप क्यूबरनेटिस को ऑटोमेट करें। अगर आप डेवऑप्स के स्टूडेंट हैं तो आपको क्यूबरनेटिस, डॉकर, इन सब के बारे में पता होगा। तो आप एक प्ले बुक लिखें जिससे आप क्यूबरनेटिस को इंस्टॉल करें, एक डॉकर को इंस्टॉल करें और एक AWS क्लाउड को इंस्टॉल करें। अगर आपने डॉकर क्यूबरनेटिस नहीं पढ़ा है तो मैं जब पढ़ाऊंगा, या फिर मैं इस वीडियो के लास्ट में या फिर नेक्स्ट वीडियो में, मैं इन सारे होमवर्क को आपके साथ लाइव प्रैक्टिकल 100% प्रैक्टिकल के साथ दिखाऊंगा कैसे करते हैं। ओके। आ जाते हैं हम अपने कंट्रोल नोड और ये टारगेट नोड पे।
तो ये सेटअप है जो हमने अपने पिछले लेक्चर में, आपको याद हो तो, क्रिएट करवाया था। ये सेटअप एक कंट्रोल नोड था जिसमें हमने एनसीबल को इंस्टॉल किया था। ये मेरा कंट्रोल नोड था और ये हमारा एक टारगेट नोड था। ये हमारा दूसरा टारगेट नोड था। ये हमारा तीसरा टारगेट नोड था। ये अगर रेड हैट हो या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो टारगेट नोड पे, तो हम एस एच प्रोटोकॉल के थ्रू जाते हैं। और अगर विंडोज हो तो विन आर एम प्रोटोकॉल के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं। हम नहीं, एनसिबल कनेक्ट करता है टारगेट नोड को। ओके, ये मेरा लैब का सेटअप है। मैं आपको लैब का सेटअप दिखाता हूँ। ये हमारा कंट्रोल नोड है। अगर आप देखेंगे यहाँ तो एनसिबल आई एम सॉरी, ये हमारा कंट्रोल नोड है। यहाँ पे हमें इंस्टॉल करना है एनसिबल को, तो हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे एनसिबल को। yum इंस्टॉल एनसिबल कोर। यहाँ पे हम एनसिबल को इंस्टॉल करेंगे। ये हमारा एनसिबल इंस्टॉल हो रहा है, तब तक हम टारगेट नोड को सेटअप करते हैं। और टारगेट नोड को एनसिबल हमारा इंस्टॉल हो गया अपने। ये 222 क्या है, हमारा कंट्रोल नोड है। हमारे कंट्रोल नोड पे एनसिबल इंस्टॉल हो गया और ये हमारा है कंट्रोल नोड 222। टारगेट नोड पे रेड हैट लिनक्स है। तो टारगेट नोड हम देख लेते हैं कौन सा है हमारा। ये हमारा टारगेट नोड है। हम इसे कॉन्फ़िगर करते हैं। टारगेट नोड को कॉन्फ़िगर करने के लिए क्या करते थे, अगर आपको याद हो, एस एस एच इनेबल करना पड़ता है। और एस एस एच इनेबल करने के लिए हम क्या करते थे, एक फाइल था हमारे पास, पहले हम इंस्टॉल कर लेते हैं विम को। विम एक एडिटर है जिसका यूज करते हैं किसी भी फाइल को एडिट करने के लिए, तो हम उसे इंस्टॉल कर लेते हैं। और ये हमारा विम इंस्टॉल हो गया। अब क्या करते हैं, हम एक फाइल है vim स्लैश etc स्लैश ssh स्लैश sshd config, ये हमारा फाइल है। इस फाइल में क्या करते थे हम, अगर याद हो तो, परमिट रूट लॉगिन, इसे अनकमेंट करते थे और इसके बाद इसे हम यस करते थे। और फिर लास्ट में पासवर्ड ऑथेंटिकेशन को यस करते थे। उसके बाद फिर इसको हम सेव कर देते थे। और एक और फाइल था मेरे पास, विम स्लैश etc स्लैश ssh स्लैश sshd config डॉट डी। यहाँ पे एक 50 cloud init डॉट config नाम का एक फाइल है। इस फाइल को ओपन करते हैं और यहाँ पे जो हमारा पासवर्ड ऑथेंटिकेशन है, इसे यस कर देते हैं। इस फाइल को सेव कर देते हैं। अगर आपको याद हो सेव कैसे करते हैं, तो कॉलन WQ, सेव हो गया मेरा फाइल। अब हमने कुछ भी कॉन्फ़िगर किया है अपने SSH में, तो उसे क्या करेंगे, हम रीस्टार्ट कर लेंगे। तो रीस्टार्ट करने के लिए systemctl रीस्टार्ट SSHD, ये हमारा रीस्टार्ट हो गया है। अगर हम स्टेटस चेक करना चाहें, ये हमारा रनिंग है। ये हमारा टारगेट नोड 27 है। तो हमारा कॉन्फ़िगर हो गया है टारगेट नोड और कॉन्फ़िगर हो गया है हमारा कंट्रोल नोड। हम आ जाते हैं अपने कंट्रोल नोड पे और लिखते हैं इन्वेंट्री फाइल। इन्वेंट्री फाइल कहाँ होता है हमारा, vim स्लैश etc स्लैश ansible स्लैश होस्ट, ये हमारी इन्वेंट्री फाइल है। vim कमांड, vim इज नॉट अवेलेबल, vim इंस्टॉल कर लेते हैं यहाँ पे। yum टारगेट नोड पे, सॉरी कंट्रोल नोड पे हमने vim को इंस्टॉल नहीं किया है, तो इसे यहाँ भी vim इंस्टॉल कर लेते हैं ताकि हमें फाइल को एडिट करने में आसानी हो। vi एडिटर ऑलरेडी इंस्टॉल होता है, लेकिन हम vim एडिटर का यूज़ कर रहे हैं, तो हमें vim इंस्टॉल करना पड़ेगा। और ये है हमारा फाइल। ओके, यहाँ हम करते हैं
लिखते हैं अपने इन्वेंट्री को, आ जाते हैं अपना आईपी एड्रेस, यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे और आईपी एड्रेस, इन्वेंट्री में हमें आईपी एड्रेस, यूजर अकाउंट और यूजर लॉगिन लिखना पड़ता है, सॉरी यूजर अकाउंट और यूजर पासवर्ड हमें लिखना पड़ता है। अगर आपको याद हो तो हमने बताया था कि लॉगिन करने के लिए एनसिबल को क्या क्या चाहिए, आईपी एड्रेस चाहिए, एनसिबल यूजर ये चाहिए, तो यूजर नेम रूट है, और एनसिबल पासवर्ड चाहिए होता है, पासवर्ड जो मेरा है वो मैंने डाल दिया और इसे हम कर लेते हैं सेव। ओके, अब चेक करते हैं अपने एनसिबल ऑल इन्वेंट्री को, और ये हमारा ये आईपी एड्रेस आ गया, ये इन्वेंट्री हमारा अवेलेबल है। हम कुछ कमांड रन करके देखते हैं, एडॉक कमांड, हमारा एडॉक कमांड फेल हो गया, यू मस्ट इंस्टॉल द एसएसएच पास प्रोग्राम। एक्चुअली हमें ये प्रोग्राम इंस्टॉल करना पड़ता है, इसके बाद ही ये एसएस जो है ये पासवर्ड के थ्रू इंस्टॉल होता है, तो हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। अगर ये प्रोग्राम इंस्टॉल नहीं करेंगे तो पासवर्ड के थ्रू हम लॉगिन नहीं कर सकते हैं। ये प्रोग्राम हमारा इंस्टॉल हो गया, एक बार हम एसएस करके देखते हैं अपने SSH रूट एट द रेट, सॉरी अपना पब्लिक आईपी, ये अपना पब्लिक एसएस इनेबल हो चुका है अपने रूट अकाउंट, सॉरी टाइट नोड पे एग्जिट कर देते हैं। अब रन करके देखते हैं अपना कमांड, और ये एडो कमांड हमारा रन हो रहा है हमारे टाइट नोड पे, तो हमारे टाइट नोड पे हमारा एडोक कमांड रन हो रहा है, यानी कि हमारा एंसिबल जो है वो कंट्रोल नोड टाइट नोड कॉन्फ़िगर हो चुका है फुल्ली। अब हम इस पे कोई भी कमांड, कोई भी वर्क जो भी करना चाहे, प्लेबुक जो भी करना चाहे वो हम रन कर सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ देख रहे थे क्या, लिस्ट ऑफ मॉड्यूल्स हम यहाँ देख रहे थे एंसिबल डॉक एल से, तो लिस्ट ऑफ मॉड्यूल्स हम देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। एंसिबल डॉक एल ये हमें लिस्ट ऑफ मॉड्यूल दे रहा है, हमारे पास इतना मॉड्यूल्स अवेलेबल है, ऐड होस्ट एपीटी की, दिस वन कॉपी का हमने यूज किया था अगर आपको याद हो। फिर हमने फाइल का भी यूज नहीं किया है, गैदर फैक्ट्स का भी हमने यूज नहीं किया है, होस्ट नेम भी यूज नहीं किया है हमने, इसमें पैकेज का यूज किया है हमने, फिर सर्विस का यूज किया है, कॉपी यूज किया है, टेम्पलेट का भी यूज हमने अभी तक नहीं किया है, ये सब देखेंगे हम। तो इतना मॉड्यूल्स हमारे पास अवेलेबल है, इसमें आपको यहाँ पे कहीं भी AWS मॉड्यूल नहीं दिखा, कहीं भी कुबरनेटिस डॉकर ये सब मॉड्यूल नहीं दिखा, ये हमारा मॉड्यूल नेम है, ये नहीं दिखा आपको। तो मॉड्यूल्स अवेलेबल नहीं है, मॉड्यूल्स अवेलेबल नहीं है इसका मतलब हम मैंने जो आपको बोला है कि AWS का आप एक प्लेबुक लिखें जिससे आप AWS पे लॉन्च कर सके, आप वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास वो मॉड्यूल अवेलेबल नहीं है, तो वो वर्क, अगर आप कोड लिख भी ले तो वो वर्क नहीं करेगा। ओके, अब जैसे ये हमारा हो गया टारगेट नोड, कंट्रोल नोड, ये सब है, यहाँ पे एंसिबल इंस्टॉल है, यहाँ पे हम प्लेबुक लिखते हैं, प्लेबुक में हम बताते हैं कि हमें क्या क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताते हैं क्या कॉन्फ़िगर करना है। अब वो सारा हमारा प्लेबुक जाता है हमारे टाइट नोड पे एसएस प्रोटोकॉल के थ्रू, और यहाँ इसको कॉन्फ़िगर करता है। ओके, तो हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सॉफ्टवेयर हो, कुछ प्लेबुक हो जो
कुछ सॉफ्टवेयर को अगर हम इंस्टॉल करना हो तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक रैम की आवश्यकता पड़ती है, या फिर स्पेसिफिक हार्ड डिस्क की आवश्यकता पड़ती है, या फिर स्पेसिफिक सीपीयू की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कोई सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल करने के लिए एटलीस्ट 2 GB रैम होना ही चाहिए। कोई सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल करने के लिए हमारे टारगेट नोड में 4 GB 8 GB या 10 GB इतना स्पेस लेगा, तो उतना हार्ड डिस्क होना चाहिए, 2 CPU होना चाहिए। ऐसे कुछ कुछ यूज केसेस आएंगे जहाँ पे आपको इसकी जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी कि आपके टारगेट नोड पे इतना अवेलेबल है, रैम फ्री है या नहीं है, हार्ड डिस्क अवेलेबल है या नहीं है, सीपीयू कितना है। जिसके बाद अगर वो अवेलेबल रहेगा तभी आपका इंस्टॉल होगा। तो पहले आपको वो चेक करना पड़ेगा वो अवेलेबल है या नहीं है, और अगर अवेलेबल है तो इंस्टॉल होगा, नहीं अवेलेबल है तो वो हमें एरर दे देगा। तो उसके लिए क्या होता है कि ये तो हमारा कंट्रोल नोड है, इसे कैसे पता चलेगा कि टारगेट नोड पे कितना सीपीयू अवेलेबल है, कितना रैम अवेलेबल है, कितना हार्ड डिस्क अवेलेबल है। इसे तो पता होगा नहीं। तो हमारे कंट्रोल नोड को सब कुछ पता होता है कि हमारे टारगेट नोड पे क्या क्या हो रहा है, हर चीज़ पता होता है, उसके पास क्या है क्या नहीं है सब पता होता है। ओके, कैसे पता होता है? तो हमारा कंट्रोल नोड जब जाता है टारगेट नोड पे प्रोटोकॉल के थ्रू, एसएस प्रोटोकॉल के थ्रू, तो यहाँ पे जितने भी फैक्ट्स होते हैं उन सबको गैदर करके हमारे कंट्रोल नोड पे ये सेंड कर देता है, जिसको हम बोलते हैं गैदरिंग फैक्ट्स। अगर आपको याद हो तो एक गैदर जब भी कुछ भी कोई भी प्लेबुक हम रन कर रहे थे तो हमें एक गैदरिंग फैक्ट्स ओके करके आ रहा था, यानी कि वो सारा फैक्ट्स को गैदर करके हमारे कंट्रोल नोड पे सेंड कर देता है, उसके बाद वहाँ वर्क करता है। ओके, तो इस गैदरिंग फैक्ट्स के थ्रू हमारा कंट्रोल नोड जो है हमारे टारगेट नोड के बारे में सब कुछ जान जाता है कि हमारे टारगेट नोड पे कितना रैम अवेलेबल है, कितना हार्ड डिस्क अवेलेबल है, कितना सीपीयू अवेलेबल है, और कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है हमारे टारगेट नोड पे, कितना टाइम हो रहा है। मतलब ईच एंड एवरीथिंग हमारे टारगेट नोड के बारे में हमारा कंट्रोल नोड जान जाता है गैदरिंग गैदरिंग फैक्ट्स के थ्रू। और इसके हेल्प से हमें ये कोड लिख पाएंगे, प्लेबुक लिख पाएंगे। अगर अवेलेबल है तो हमारा रन होगा, नहीं अवेलेबल है तो उससे लाइट वर्जन का सॉफ्टवेयर जो है वो रन होगा। ओके, अब ये गैदरिंग फैक्ट्स के थ्रू पता चलता है, लेकिन ये स्टोर कहाँ होता है? तो एनसिबल में कुछ प्री डिफाइंड वेरिएबल्स होते हैं। एक तो मैंने आपको यूजर डिफाइंड वेरिएबल के बारे में बताया, जिसमें हमने खुद से बनाया था वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स का यूज करके हमने प्लेबुक में कोड लिखा था, YML में कोड लिखा था। और कुछ प्री डिफाइंड वेरिएबल्स ऑलरेडी एनसिबल के द्वारा ही हमें डिफाइन किए गए हैं। तो दो प्रकार के वेरिएबल होते हैं इसमें एनसिबल में, एक होता है प्री डिफाइंड वेरिएबल और एक होता है यूजर डिफाइंड वेरिएबल। तो यूजर डिफाइंड वेरिएबल के बारे में हमने पढ़ा है, हमने यूज भी किया है, वेर फाइल का यूज किया था अगर आपको याद हो। प्री डिफाइंड वेरिएबल फैक्ट्स को OHAI बोलते हैं इसमें हम। ये प्री डिफाइंड वेरिएबल है, और ऑल द गैदरिंग फैक्ट्स स्टोर इन अ वेरिएबल एनसिबल फैक्ट्स। ये एक वेरिएबल है प्री डिफाइंड वेरिएबल, जिसमें जो भी इंफॉर्मेशन होता है हमारा एनसिबल का टारगेट नोड का, वो सब इसमें एनसिबल फैक्ट्स में स्टोर होता है। ये मैं सब आपको दिखाऊंगा, अभी यूज करूंगा तो ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि कहाँ स्टोर होता है, कैसे स्टोर होता है, ये इन सब के बारे में अभी आपको बताऊंगा। ओके, तो ऐसा करते हैं कि हम ये प्री डिफाइंड वेरिएबल एनसिबल फैक्ट का एक एग्जांपल देख ही लेते हैं कैसा है। तो आ जाते हैं हम अपने कंट्रोल नोड पे, और यहाँ हम एक प्लेबुक लिखेंगे जिसके थ्रू हमें पता चलेगा कि प्री डिफाइंड वेरिएबल जो है एनसिबल फैक्ट्स में कहाँ स्टोर होता है। तो इसकी हम लिखते हैं हम अपना अपना एक प्लेबुक, और ऐसा करते हैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं हम। आई एम सॉरी ls, there is nothing showing, just wait for a second। ओके, सो यहाँ पे ऐसा करते हैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं हम, डेमो, MKDIR डेमो नाम का एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। ls cd डेमो में चले जाते हैं, और यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं एक फाइल vim practic सॉरी हाँ practic practice
.yml नेम से एक फाइल क्रिएट करते हैं। अगर आपको याद हो तो इस फाइल में हम सबसे पहले क्या लिखते थे, होस्ट लिखते थे। होस्ट मतलब कहाँ पे हमें फाइल रन कराना है। तो अगर हम ऑल लिखते थे तो हमारे जितने भी इन्वेंटरी फाइल में लिखा हुआ है सब पे रन हो जाएगा। फिर एक हम एक वेरिएबल्स ले लेते हैं, वेयर्स x इक्वल टू 5, एक वेरिएबल ले लेते हैं। अगर आपको याद हो तो वेरिएबल्स के बारे में हमने ऐसे ही पढ़ा था। फिर क्या करते हैं, इसमें हम टास्क लिखते हैं, हमें क्या परफॉर्म करना है, टास्क। टास्क मल्टीपल होता है तो इसलिए इस बहुत सारे टास्क हो सकते हैं, तो इसके लिए इसे हम लिस्ट में लिखते हैं। और लिस्ट शुरू करने से पहले क्या लिखते हैं, डैश का यूज करते हैं। अब एक मॉड्यूल होता है फाइल मॉड्यूल, आपने नहीं, अभी तक शायद मैंने नहीं बताया फाइल मॉड्यूल के बारे में। एक फाइल मॉड्यूल होता है जिसकी हेल्प से आप डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हो या फिर कोई फाइल क्रिएट कर सकते हो, न्यू फाइल, न्यू डायरेक्टरी आप क्रिएट कर सकते हो अपने टारगेट नोड पे। तो कैसे करते हैं, तो एक फाइल मॉड्यूल का यूज करते हैं। फाइल में हम डिफाइन करते हैं पाथ को, पाथ डिफाइन करते हैं फाइल में। और यहाँ पे हम देते हैं पाथ स्लैश, कहाँ क्रिएट करना है, रूट स्लैश माई, ऐसे यू आर ए माई सौरभ नाम का हम चाहते हैं कि एक डायरेक्टरी क्रिएट हो जाए। ओके, और स्टेट इसका होना चाहिए डायरेक्टरी। स्टेट इसका क्या होना चाहिए, डायरेक्टरी। तो फाइल मॉड्यूल में हमें पाथ देना पड़ता है, स्टेट देना पड़ता है। अगर आपको ये नहीं पता है तो हम क्या करते हैं, अपने गूगल पे भी चेक कर सकते हैं फाइल मॉड्यूल के बारे में। फाइल मॉड्यूल इन एंसिबल सर्च कर लेते हैं, ये हमें डॉक्यूमेंटेशन में सारी जानकारी दे देगा कि फाइल मॉड्यूल में क्या क्या चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। आ जाते हैं फाइल मॉड्यूल में, और फाइल मॉड्यूल एक्सेस, टाइम लिमिट एक्सेस, ये सब कीवर्ड्स जिसका हम यूज कर सकते हैं फाइल मॉड्यूल में। ये रिक्वायर्ड पाथ जो है ये 100% रिक्वायर्ड है, ये हमें देना पड़ेगा। बिना, अगर पाथ हम नहीं देंगे तो फाइल मॉड्यूल वर्क नहीं करेगा, वो एरर थ्रो कर देगा। ये सब ऑप्शनल है, ये सब दे तो भी ठीक है, नहीं दे तो भी ठीक है। तो पाथ हमें देना पड़ेगा और स्टेट हमें देना पड़ेगा। तो स्टेट हमें क्या है, डायरेक्टरी। अगर डायरेक्टरी देंगे तो ये हमारे लिए एक डायरेक्टरी क्रिएट करेगा, फाइल देंगे तो फाइल क्रिएट करेगा, एब्सेंट, ये सब आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें क्या क्या अवेलेबल है। टच, लिंक, हार्ट, फाइल, डायरेक्टरी, एब्सेंट, ये सब हम यूज कर सकते हैं स्टेट में। तो हमें डायरेक्टरी क्रिएट करना है तो हम डायरेक्टरी डाल देंगे स्टेट में। ओके, बाकी और किसी की आवश्यकता है नहीं, हम यूज कर सकते हैं, बाकी सब ऑप्शनल है। तो स्टेट हो गया हमारा डायरेक्टरी। अब हम क्या करेंगे, ऐसा करते हैं कि ये हमने डायरेक्टरी बना लिया और इस डायरेक्टरी में हम एक फाइल को कॉपी करने का कोशिश करते हैं। तो कॉपी मॉड्यूल यूज करेंगे हम कॉपी करने के लिए, और हम सोर्स डालेंगे। सोर्स हम क्या करेंगे, अपने रूट डायरेक्टरी में जो भी हमारा डायरेक्टरी है वहाँ पे एक फाइल हम क्रिएट कर लेंगे। तो हमारा अभी हम कहाँ हैं, रूट, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो कॉपी मॉड्यूल का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ कंटेंट को हमने जो फाइल डायरेक्टरी बनाया है वहाँ पे हमारा जो भी कंटेंट है उस कंटेंट, कुछ कंटेंट को वहाँ सेव कर देंगे ताकि हमें पता चले कि हाँ ये मेरा डायरेक्टरी है, ये डायरेक्टरी मैंने ही क्रिएट किया है। ओके, तो क्या करते हैं, डेस्टिनेशन डाल देते हैं। डेस्टिनेशन हो जाएगा हमारा जो भी हमने डायरेक्टरी क्रिएट किया है। और डायरेक्टरी हमने क्रिएट क्या किया है, रूट स्लैश सौरभ स्लैश, इसमें एक फाइल बना देते हैं cw.txt, ये एक फाइल क्रिएट कर दिए हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ कंटेंट डाल देंगे, कंटेंट, और कंटेंट हम डाल देते हैं क्या, हेलो दिस इज सौरभ, और स्लैश एन,
द वैल्यू ऑफ एक्स इज, यूज कर लेते हैं जिंजर टेम्पलेट का एक्स, फिर से यूज कर लेते हैं स्लैश एन। हमने क्या किया, एक जो फाइल बनाया था, जो डायरेक्टरी हमने क्रिएट किया था, उस डायरेक्टरी में हमने एक फाइल बना लिया और उस फाइल में हम कुछ वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं, इस वैल्यू को। ओके, अब यूज कर लेते हैं हम डिबग मॉड्यूल, ताकि हमें अपने स्क्रीन पे भी ये दिखे रिजल्ट। डिबग मॉड्यूल यूज कर लेते हैं, मैसेज कीवर्ड यूज कर लेते हैं, और मैसेज कीवर्ड में हम क्या डालेंगे, वैल्यू ऑफ एक्स इज, जिंजर टेम्पलेट यूज कर लेते हैं एक्स। तो ये हमारा वैल्यू ऑफ एक्स जो है ये हमारे टर्मिनल पे दिखेगा। क्योंकि डिबग मॉड्यूल क्यों यूज करते हैं, हमें अपने टर्मिनल पे कोई मैसेज शो कराना हो तो हम डिबग मॉड्यूल का यूज करते हैं। आपको ये डिबग मॉड्यूल के बारे में मैंने आपको पहले ही बता चुका है। फिर से डिबग मॉड्यूल यूज करते हैं और फिर से मैसेज कीवर्ड यूज करते हैं, क्योंकि हमें अपने स्क्रीन पे, हमें अपने टर्मिनल पे देखना है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्री डिफाइंड वेरिएबल जो है मेरा एनसीवल फैक्ट्स, वो डाल देते हैं। तो डिबग मॉड्यूल क्या करता है, हमारे टर्मिनल पे मैसेज को शो करेगा। अब डिबग मॉड्यूल के अंदर हमने एनसीवल फैक्ट्स डाल दिया, तो एनसीवल फैक्ट जो हमारा प्री डिफाइंड वेरिएबल है, उसमें जितना भी डेटा स्टोर होगा वो सारा डेटा हमारे स्क्रीन पे, हमारे टर्मिनल पे, हमारा जो लिनक्स का जो टर्मिनल है उस पे सारा डेटा, सारा स्टोर डेटा दिखेगा। ओके, तो आई थिंक दिस इज इनफ। हम कोशिश करते हैं सेव करने का और इस फाइल को हम रन करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं हमें रिजल्ट क्या आता है। फाइल क्या है हमारा, practice.yml। तो रन कैसे करेंगे, एनसीबल प्लेबुक, अगर आपको याद हो, और फाइल का नेम। ओके, प्रेस इंटर। ये हमारा रन हो रहा है। गैदरिंग फैक्ट्स, यहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ इसने क्या लिखा, गैदरिंग फैक्ट्स, और इसने ओके लिखा, फैक्ट्स गैदर कर लिया, टास्क फाइल, एक फाइल इसने रन कर दिया। अब ये क्या बोल रहा है, फाइल टास्क रन हो गया, यानी कि हमारा फाइल क्रिएट हो गया। fatal this one failed, changed false, checksum this one, destination directory root slash saurabh does not exist। ये बोल रहा है कि हमारे पास ये डायरेक्टरी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। हम चेक कर लेते हैं अपने टारगेट नोड पे, ये हमारा टारगेट नोड है ls। हमने माई सौरभ की नाम से डायरेक्टरी क्रिएट किया है, लेकिन हम सौरभ खोज रहे हैं, इसलिए हमें वो, अगर हम पाथ देखें इसका, तो स्लैश रूट स्लैश माई सौरभ। हमने माई सौरभ की नाम से डायरेक्टरी क्रिएट किया, लेकिन हम स्टोर कहाँ कर रहे हैं, सौरभ में, इसलिए वो हमें ऐसा बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको माई सौरभ कर देते हैं। ओके, माई सौरभ में से स्टोर करते हैं, ESC:WQ इंटर, ये हमारा सेव हो जाएगा। और फिर से हम रन करते हैं अपने प्लेबुक को। हमारा प्लेबुक रन हो रहा है, ये हमारा गैदरिंग फैक्ट्स को गैदर कर लिया, और ये हमारा फाइल रन हो गया है। 1 चेंज हुआ, ओके 5 ओके हुआ, एक कुछ भी चेंज हुआ। तो हमने क्या किया, एक डायरेक्टरी क्रिएट किया स्लैश रूट स्लैश माई सौरभ, और वहाँ पे एक फाइल क्रिएट किया। अगर हम चाहें तो अपने टारगेट नोड पे उसे चेक कर सकते हैं, ls माई सौरभ cd माई सौरभ में जाते हैं, वहाँ चेक करते हैं, एक फाइल मिल गया हमें, उस फाइल को रीड करने की कोशिश करते हैं, और उस फाइल को रीड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ हमें आ गया हेलो दिस इज सौरभ, फिर हमने स्लैश एन दिया था जिसने सेकेंड लाइन में लाया, द वैल्यू ऑफ एक्स इज 5। तो जो भी हमने वहाँ डाला था वो सब वैल्यू आ गया। ये जिंजर टेम्पलेट यूज किया था, इसलिए हमें यहाँ पे एक्स का वैल्यू रिटर्न किया इसने। अब आ जाते हैं अपने कंट्रोल नोड पे और देखते हैं अपना एनसीवल फैक्ट्स। एनसीवल फैक्ट्स से पहले हमने एक डिबग मॉड्यूल यूज किया था, जिसमें हमने वेरिएबल x का वैल्यू प्रिंट किया था। वैल्यू ऑफ x जो जिंजर टेम्पलेट का यूज प्रिंट किया था, वो भी हमारा यहाँ प्रिंट होता हुआ दिखेगा। तो ये एक डिबग मॉड्यूल है। डिबग मॉड्यूल में मैसेज वैल्यू ऑफ x इज 5, ये हमें प्रिंट होता हुआ दिख रहा है। और अगर आपको याद हो तो एक डिबग मॉड्यूल में हम 2 बार मैसेज का
कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने दोनों डिबग मॉड्यूल को अलग अलग लिखा है और दोनों मैसेज को अलग अलग लिखा है। ओके, अब यहाँ पे आप देखिए तो इस मैसेज में हमें ये जो मैसेज है डिबग जिसमें हमने एनसिबल फैक्ट्स डाला था, अब एनसिबल फैक्ट्स में आप चेक करें क्या क्या स्टोर होता है। सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं हमारा IPv4 एड्रेस जो है वो स्टोर है, ये हमारा प्राइवेट IPv4 एड्रेस है। अगर आपको डाउट हो तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ अपने क्लाउड पे। 172.31.46.27 ये हमारा प्राइवेट IPv4 एड्रेस है और यही एड्रेस हमें यहाँ मिला है 171.31.46.27। ये एड्रेस मिल गया हमारे टारगेट नोड का IPv एड्रेस। फिर ये हमारा IPv6 एड्रेस आ गया, फिर एनसिबल लोकल एम्पर स्टेटस डिसेबल्ड। तो मैंने आपको बोला था कि मेमोरी, रैम, CPU, हार्ड डिस्क, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सब कुछ ऐसे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर कुछ आई एम सॉरी कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनको डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिफरेंट डिफरेंट कमांड के थ्रू इंस्टॉल किया जाता है, उनका नेम डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे एक एग्जांपल दे दूं मैं अपाची वेब सर्वर का, तो अपाची वेब सर्वर अगर रेड हैट लिनक्स पे हम इंस्टॉल करते हैं तो उसका नाम HTTPD होता है, अगर रेड हैट लिनक्स पे इंस्टॉल करते हैं तो हम, और अगर उबंटू पे इंस्टॉल करते हैं तो इससे अपाची 2 के नाम से जानते हैं। उबंटू पे उबंटू के जितने भी सीरीज होते हैं, डेबियन के जितने भी सीरीज होते हैं उस पर हम अपाची 2 के नाम से इंस्टॉल करते हैं, और रेड हैट के जितने भी सीरीज हैं सेंटोस, फेडोरा, उन सब पे हम HTTPD के नाम से स्टोर करते हैं। ये हमारे अपाची वेब सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो अगर हमारे पास रेड हैट ऑपरेटिंग सिस्टम है टारगेट नोड पे, तो हमें पता चलना चाहिए कि रेड हैट ऑपरेटिंग सिस्टम है टारगेट नोड पे, उसके बाद ही हम उस पे ये कमांड HTTPD कमांड रन करेंगे, या फिर पता होना चाहिए उबंटू है तो उबंटू कमांड का रन करेंगे जिससे हम अपना कॉन्फ़िगर कर सकें। ओके, तो ये सब आपको यहाँ पे दिख जाएगा। चेसिस नेम, अगर आप रैम देखना चाहें कहीं पे रैम मेमोरी के नाम से अवेलेबल होगा। अगर आप मैं भी आपको दिखाता हूँ, इसमें से बहुत कुछ मोस्ट ऑफ द थिंग जो है इसका इसमें अवेलेबल होता है। यहाँ आपके साइज देखते हैं 9.8 GB है, सेक्टर दिस सेक्टर में है, स्टार्ट UID, सर्वर नेम, डोमेन, AP साउथ 1 में हमारा रन कर रहा है सर्वर, और IPv4 एड्रेस, फिर ब्रॉडकास्ट एड्रेस, नेट मास्क, नेटवर्क, प्रीफिक्स, एवरीथिंग यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ईच एंड एवरीथिंग हमारे टारगेट नोड के बारे में जो भी कुछ है सब यहाँ पे दिख जाएगा आपको। इस एनसिबल फैक्ट्स में सारा चीज़ स्टोर रहता है। होस्ट नेम, ये है हमारा होस्ट नेम है। अगर आप देखना चाहें होस्ट नेम अपने टारगेट नोड को, तो ये है हमारा होस्ट नेम। यही होस्ट नेम हमें यहाँ दिखा रहा है होस्ट नेम। फिर सेम ही है, और IPv4 एड्रेस, IPv6 एड्रेस, लोकल रीचेबल IPv6, मशीन। यहाँ पे आपको दिखेगा मेमोरी मेम फ्री MB कितना है 227। ये मशीन का आईडी है, ये आईडी से मशीन लॉन्च है। मशीन का जो स्ट्रक्चर है वो आर्किटेक्चर है, वो ये आर्किटेक्चर है मशीन का। ये इतना रैम फ्री है, 227 रैम फ्री है हमारे टारगेट नोड पे। इतना मेमोरी फ्री है हमारे टारगेट नोड पे, इतना यूज्ड है। फिर स्वैप मेमोरी, टोटल मेमोरी इतना अवेलेबल 907 टोटल मेमोरी है हमारे टारगेट नोड पे। माउंट्स, ये सब माउंट्स है। तो ये सारा डेटा जो है ये हमारा अवेलेबल होता है हमारे एनसिबल होस्ट में, सॉरी एनसिबल फैक्ट्स में। टारगेट नोड का ईच एंड एवरी डेटा अवेलेबल होता है। ये प्रोसेसर के बारे में यहाँ सब कुछ है, प्रोसेसर कोड्स काउंट, कितने हैं प्रॉक, ये सब अवेलेबल है यहाँ पे। पाइथन, इस लोकेशन में पाइथन इंस्टॉल है, पाइथन का वर्जन कौन सा है वो यहाँ पे दिखा रहा है। और मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ
नेम ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। कहीं पे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का नेम भी अवेलेबल होगा। सिस्टम लिनक्स, रेड हैट लिनक्स है हमारा, तो रेड हैट लिनक्स अवेलेबल होना चाहिए। लेट मी सर्च इट हियर, इट शुड बी रेड हैट लिनक्स। या ओएस फैमिली किस फैमिली से है, तो रेड हैट फैमिली से है। रेड हैट फैमिली में हम अपाची सर्वर का नेम क्या है, HTTPD, और पैकेज मैनेजर क्या है हमारा, DNF। ओके, तो अगर हमें सिर्फ मेमोरी चाहिए या फिर सिर्फ ओएस फैमिली चाहिए, अगर हमें सिर्फ ओएस फैमिली चाहिए, ओके, हमें सिर्फ ओएस फैमिली चाहिए, तो हम क्या करेंगे, आएंगे यहाँ पे अपने इंसर्ट, वन मोर डिबग मॉड्यूल यूज कर लेते हैं, मैसेज एनसिबल फैक्ट्स डॉट, क्या चाहिए हमें, ओएस फैमिली, डॉट ओएस फैमिली, इसे क्लोज कर देंगे। ओके, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और एक और तरीका है हमें ये लिखने का, वो भी मैं लिख ही देता हूँ यहीं पे, इसे कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट, आई एम सॉरी फॉर दैट लिटिल बिट, नाउ इट्स राइट। एनसिबल फैक्ट्स, और इसे लिखने का एक और तरीका है, एक तो डॉट का यूज करके, डॉट ऑपरेटर का यूज करके हम लिख सकते हैं, या फिर एक ब्रेसेस, और ब्रेसेस के अंदर हम लिखेंगे ओएस फैमिली, OS AMILY फैमिली, और हम इसे कर देंगे बंद। ये तरीका भी है हमें लिखने का, तो ये दोनों में हमें जो है ओएस फैमिली का नेम दिखाएगा। इसे कर देते हैं हम सेव, और रन करते हैं हम फिर से एनसिबल फाइल को, और देखते हैं हम अपना आउटपुट क्या आ रहा है। इसने फेल दिखाया, क्यों, क्योंकि ओएस फैमिली string ansible facts dot os, sorry, it's not dot, यहाँ पे डॉट नहीं होगा, यहाँ पे ओएस फैमिली, फिर ब्रेसेस के अंदर, सॉरी एंसिबल फैक्ट्स ब्रेसेस के अंदर ओएस फैमिली, और इसे कर देते हैं रन फिर से हम। यहाँ आपको दिखेगा, ये पहला है जब मैंने डॉट ऑपरेटर का यूज किया है, तो फिर हमें रेड हैट दिखा रहा है ओएस फैमिली का नेम, और इसमें क्या है, हमने स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ओएस फैमिली लिखा था, तो ये भी हमें सेम रिजल्ट दे रहा है। तो हम इस प्रकार से हम, अगर इस प्रकार से हम अपने किसी भी स्पेसिफिक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो हम कर सकते हैं। अगर हमें मेमोरी का वैल्यू फाइंड आउट करना है कि कितना मेमोरी अवेलेबल है हमारे पास, तो हम सिर्फ मेमोरी का भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं, तो ये हमारा वेरिएबल है, यही वेरिएबल है हमारा, इसे कॉपी कर लेते हैं और आ जाते हैं अपने फाइल पे। यहाँ पे फैमिली की जगह पे हम क्या करते हैं, मेमोरी यूज कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं दिस, इसे कर लेते हैं सेव, और रन कर देते हैं अपने फाइल को। अब ये क्या करेगा कि हमारा कितना रैम फ्री है वो हमें दिखा देगा, और ये हमें मैसेज में 227 MB हमारे पास फ्री है। तो 227 MB के हिसाब से अगर हमें 227 MB में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो सकता है तो हम इसे इंस्टॉल करेंगे, अगर नहीं हो सकता है तो हम नहीं करेंगे। तो हमने एनसिबल फैक्ट्स के बारे में देखा, गैदरिंग फैक्ट्स के बारे में देखा, कैसे वर्क करता है ये सब देखा। अगर आप कोई भी डेटा यहाँ से निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं, जैसे मैंने बताया वैसे।
आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, अब हम कोशिश करते हैं अपने टारगेट नोड पे अपाची सर्वर को इंस्टॉल करने की और इन सारे वेरिएबल्स का यूज करके इंस्टॉल करने की। तो जिसमें हम एक व्हेन कीवर्ड आता है, व्हेन कीवर्ड का यूज करेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने बोला कि हमारा ओएस फैमिली रेड हैट होना चाहिए, तो अगर रेड हैट नहीं होगा तो क्या होगा, उबंटू होगा। हमें नहीं पता हमारा टारगेट नोड क्या है, रेड हैट या उबंटू है, तो हम चेक करेंगे कि वो टारगेट नोड रेड हैट है या उबंटू है। तो हम क्या करेंगे कि दोनों का कोड लिख देंगे। अगर हमारा टारगेट नोड रेड हैट होगा तो वो कोड रन करेगा, अगर हमारा टारगेट नोड उबंटू होगा तो उसमें जो कोड लिखा हुआ वो रन करेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, व्हेन कीवर्ड का यूज करते हैं। तो व्हेन कीवर्ड का यूज करके हम देखते हैं, लिखने की कोशिश करते हैं। एक और फाइल बना लेते हैं, vim main डॉट yml फाइल क्रिएट कर लेते हैं। इसमें जल्दी जल्दी मैं लिख देता हूँ होस्ट, होस्ट में डाल देता हूँ ऑल, वेरिएबल रहने देता हूँ, वेरिएबल बाद में डालूंगा, वेरिएबल वाले में हमने पढ़ चुका है। हम टास्क डाल देते हैं, फर्स्ट टास्क में डालते हैं, क्या करते हैं, नेम डाल देते हैं टास्क का, वेब सर्वर इंस्टॉल इन रेड हैट सिस्टम। ओके, वेब सर्वर हम इंस्टॉल करना चाहते हैं अपने रेड हैट सिस्टम में। ओके, तो पहले हम कोड लिख लेते हैं। रेड हैट सिस्टम के लिए रेड हैट सिस्टम पे अपाची वेब सर्वर को इंस्टॉल करना चाहते हैं। इसका इसमें हम अगर पैकेज इंस्टॉल करना हो तो हम पैकेज मॉड्यूल का यूज करते हैं, तो पैकेज मॉड्यूल का यूज करेंगे। पैकेज का नेम क्या है, इस पैकेज का नेम है HTTPD, क्योंकि HTTPD पैकेज का नेम होता है अगर रेड हैट की फैमिली में इंस्टॉल करना चाहें तो। और इसका स्टेट, स्टेट हम कर देंगे प्रेजेंट, ये सब मैंने आपको बता चुका हूँ डॉक्यूमेंटेशन यूज करके। अब हम करेंगे व्हेन कीवर्ड का यूज। व्हेन, कब, ये कब हमें इंस्टॉल करना है, ये हमें इंस्टॉल करना है जब हमारा ओएस फैमिली क्या हो, रेड हैट हो या रेड हैट फैमिली का हो, तब हमें इंस्टॉल करना है इसे। अगर नहीं हो तो हमें दूसरा इंस्टॉल करना है। तो हम डालेंगे व्हेन और इसमें डालेंगे हम अपना एनसिबल फैक्ट्स डॉट what was OS family is equal to रेड हैट। अगर ये रेड हैट हो और एनसिबल फैक्ट्स डॉट OS फैमिली इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, सेंटोस। सेंटोस भी रेड हैट फैमिली का ही है, तो ओएस फैमिली ये रेड हैट हो या फिर सेंट ओएस हो तो हमारा इंस्टॉल होगा। एंड एंड एनसिबल फैक्ट्स डॉट मेम फ्री एमबी, एमबी में मेमोरी फ्री चेक करेंगे, इट शुड बी ग्रेटर देन 100। इसमें क्या मैंने लिखा कि अगर हमारा ओएस फैमिली रेड हैट हो या फिर हमारा रेड हैट फैमिली सेंट ओएस हो, इन दोनों में से कोई भी हो तो हमारा व्हेन कीवर्ड वर्क करेगा और ये जो लिखा है मैंने इंस्टॉल करने का ये हमारा इंस्टॉल होगा। ये इतना जो कोड मैंने लिखा है ये कोड इंस्टॉल होगा। इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। और यहाँ एंड का यूज किया है हमने, एंड ऑपरेटर। एंड और ऑपरेटर आपने पढ़ा होगा, तो ये और है, ये और ऑपरेटर है, ये एंड ऑपरेटर है। तो इन दोनों में से कोई एक हो। एंड एनसिबल फैक्ट्स मेमोरी फ्री, मेमोरी जो है हमारा 100 MB से ज़्यादा हो, फ्री रैम 100 MB से ज़्यादा होना चाहिए, कंपलसरी है। और इन दोनों में से कोई एक होना कंपलसरी है। अगर ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो हमारा ये जो है ये इंस्टॉल होगा। ऐसा व्हेन कीवर्ड का यूज करके हमने इसमें लिखा है। और अब एक और लिखेंगे हम, किसके लिए, उबंटू के लिए। नेम वेब सर्वर इंस्टॉल ऑन उबंटू,
सिस्टम। ओके, इसमें हम पैकेज नेम, इसमें नेम होता है अपाची 2, स्टेट स्टेट प्रेजेंट। ओके, अब कब, तो व्हेन सेम लिख देते हैं, कॉपी पेस्ट, हाँ कॉपी नहीं हुआ ये तो, पेस्ट। मेम फ्री MB ग्रेटर देन इक्वल टू 100। ओके, एंड हमारा ये फैमिली जो है ये क्या होना चाहिए, उबंटू, UBUNTU उबंटू। ओके, अगर हमारा उबंटू होगा और मेम रैम 100 MB से ज़्यादा होगा तो ये कीवर्ड रन करेगा, अगर ऐसा होगा तो ये कीवर्ड रन करेगा। और हम क्या करते हैं, एक डिबग मॉड्यूल का भी यूज कर लेते हैं ताकि हमें फाइनल रिजल्ट पता चल सके। डिबग, छोड़ो इतना ही रन करने की कोशिश करते हैं। ओके, इसे कर देते हैं हम सेव। अगर आप अपने टारगेट नोड पे चेक करना चाहो, ये हमारा टारगेट नोड है, ये हमारा रेड हैट है, अगर यहाँ पे चेक करना चाहें हमारा HTTP इंस्टॉल है या नहीं है, तो हम कैसे चेक करेंगे, RPM/Q HTTPD, और ये पैकेज HTTPD इज नॉट इंस्टॉल, HTTP पैकेज हमारा इंस्टॉल नहीं है हमारे टारगेट नोड पे। अब हम क्या करेंगे, इस फाइल को कर देते हैं यहाँ पे हम रन एनसीएल प्लेबुक। हमारे फाइल का नाम है main.yml और इसे कर देते हैं रन। हमारा ये फाइल हो रहा है रन, और आई थिंक वेब सर्वर इंस्टॉल इन रेड हैट सिस्टम, तो वेब सर्वर इंस्टॉल इन रेड हैट सिस्टम ये वर्क हुआ, ये टास्क वर्क हुआ, और वेब सर्वर इंस्टॉल ऑन उबंटू सिस्टम ये टास्क जो है स्किप हो गया। क्यों, हमने व्हेन कीवर्ड का यूज किया था, व्हेन कीवर्ड में हमें ओएस फैमिली रेड हैट मिला, इसलिए ये रेड हैट सिस्टम पे इंस्टॉल हुआ, और 100 MB से ज़्यादा रैम फ्री था इसलिए इंस्टॉल हुआ। और ये स्किप हुआ क्योंकि इसका जो कंडीशन मैंने लिखा था वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसलिए ये स्किप हो गया और यहाँ इंस्टॉल हो गया। अब हम चेक करते हैं अपने टारगेट नोड पे, और हमारा HTTPD इंस्टॉल हो चुका है। तो आपने देख लिया कि व्हेन कीवर्ड का कैसे यूज करते हैं, कैसे कंडीशन का यूज करके यूज करते हैं, कैसे अगर मैंने आपको जैसे बताया था कि कोई ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई सॉफ्टवेयर हो जिसे इंस्टॉल करने के लिए मेमोरी रैम की कितनी रैम है वो हमें नीड हो, तो रैम चेक कर सकते हैं, हार्ड डिस्क चेक कर सकते हैं, CPU चेक कर सकते हैं, OS फैमिली, सारा चीज़ गैदरिंग फैक्ट्स के थ्रू, एनसेबल फैक्ट्स के थ्रू हम चेक कर सकते हैं। और उस कंडीशन को हम व्हेन कीवर्ड के थ्रू लिख सकते हैं, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो हमारा रन होगा, नहीं करेगा तो रन नहीं होगा। तो यहाँ तक हमने देखा कि कैसे ये हमारा प्री डिफाइंड वेरिएबल वर्क करता है, कैसे हम इसे यूज करते हैं। ओके, अब हम देखेंगे कलेक्शंस के बारे में। कलेक्शन क्या होता है, इतना तक हमने देखा, इतना आप लोग प्रैक्टिस करें, वीडियो को पॉज कर लें, प्रैक्टिस करें, उसके बाद फिर इसके आगे आप वीडियो देखें। ओके, सो कलेक्शन क्या होता है, कलेक्शन as a bundle that groups everything related to a feature, platform or vendor। कलेक्शन एक बंडल है जो ग्रुप करता है सारे फीचर्स को, सारे प्लेटफॉर्म्स को और वेंडर को ग्रुप करता है। आपको शायद समझ में नहीं होगा तो मैं आपको बताता हूँ आसान भाषा में। कलेक्शन प्रोवाइड एक्स्ट्रा फीचर टू एनसिबल टू सपोर्ट एनी सर्विसेज। ओके, मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या क्या कह रहा है ये। मैंने आपको बहुत सारा मॉड्यूल दिखाया था, एनसिबल डॉक एल, इतना सारा मॉड्यूल मैंने आपको दिखाया था, ऐड होस्ट दिस दैट दिस वन, लेकिन इसमें कहीं हमें AWS नहीं मिला था,
डॉकर नहीं मिला था, तो ये सारे मॉड्यूल्स की हेल्प से हम AWS पे ओएस इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, वो अवेलेबल नहीं है। तो वो अगर इंस्टॉल करना हो हमें, तो वो कैसे वर्क करेगा? तो उसके लिए क्या होता है, कलेक्शंस होता है। ये जो कलेक्शंस है हमारा, हम कलेक्शन को इंस्टॉल करेंगे, एडिशनल कलेक्शन को इंस्टॉल करेंगे। ये हमारे एंसिबल में एक्स्ट्रा फीचर को ऐड करता है। ये सारा इनबिल्ट फीचर है हमारे एंसिबल का, ये सारा जो चीज़ ये सब परफॉर्म कर रहे हैं इनबिल्ट है, लेकिन AWS में इनबिल्ट नहीं है। तो अगर हम AWS पे इंस्टॉल करना, AWS पे ओएस प्रोविजनिंग करना चाहते हैं, ओएस इंस्टॉल करना चाहते हैं एंसिबल के थ्रू, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम कलेक्शन को इंस्टॉल करेंगे और उसके थ्रू हम AWS पे भी वर्क कर पाएंगे एंसिबल से। ओके, यानी कि कलेक्शन की मदद से हम एक्स्ट्रा फीचर प्रोवाइड कर सकते हैं अपने एंसिबल में। वो हमारे लिए और एक्स्ट्रा काम कर सकता है कलेक्शन की मदद से। हम कलेक्शन इंस्टॉल करेंगे अपने एंसिबल में और वो हमें एक्स्ट्रा वर्क करके देगा। वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे जहाँ जहाँ हम काम करना वर्क करना चाहें वहाँ वहाँ वर्क करके देगा। तो शायद आपको ओएस कलेक्शन के बारे में समझ में आ गया होगा कि ये हमें एक्स्ट्रा फीचर प्रोवाइड करता है। अगर हम इंस्टॉल कर दें तो वो एक्स्ट्रा फीचर उसमें ऐड हो जाता है एंसिबल में, अदर वर्क को, अदर सर्विस को सपोर्ट करने के लिए, किसी भी सर्विस को सपोर्ट करने के लिए ये हमें एक्स्ट्रा फीचर प्रोवाइड करता है कलेक्शन। जैसे हमारा एंसिबल इंस्टॉल है यहाँ कंट्रोल नोड पे, कंट्रोल नोड पे हमारा एंसिबल इंस्टॉल है। अब इस एंसिबल में क्या होता है कि पैकेज या मॉड्यूल होता है जो हमारे एंसिबल को इंटेलिजेंट बनाता है। कौन बनाता है? मॉड्यूल बनाता है हमारे एंसिबल को इंटेलिजेंट, जिस मॉड्यूल के थ्रू हमारा एंसिबल जो है विंडोज, उबंटू या फिर हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाके वर्क करता है। और ये मॉड्यूल जो है, ये मॉड्यूल कलेक्शन में स्टोर होता है। ये जितने भी मॉड्यूल होते हैं एक अलग अलग कलेक्शंस में स्टोर होते हैं। तो अगर हम नया कुछ सर्विस है जो हमारे इनबिल्ट नहीं है एंसिबल में और उसे हम यूज करना चाहेंगे, जैसे हमने AWS का आपको बताया, क्यूंटिस का बताया, तो उसके लिए हमें उसके कलेक्शन को इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने कंट्रोल नोड पे। और इंस्टॉल करने के बाद वो हमारे कंट्रोल नोड को इंटेलिजेंट बना देगा, एंसिबल को इंटेलिजेंट बना देगा कि हमारा एंसिबल उस सर्विस को भी सपोर्ट कर सके। ओके, अब एंसिबल गैलेक्सी क्या होता है? एंसिबल गैलेक्सी, ये जो कलेक्शंस मैंने आपको बताया, ये सारे कलेक्शन एंसिबल गैलेक्सी में स्टोर होते हैं। एंसिबल गैलेक्सी पे बहुत सारे कलेक्शंस स्टोर होते हैं। हम वहाँ से कलेक्शंस को अपने कंट्रोल नोड पे डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल द कलेक्शन ऑफ एंसिबल अवेलेबल हेयर, और ये पब्लिकली अवेलेबल है, कोई भी इसे डाउनलोड कर सकता है वहाँ से। इसके लिए हमें कोई पैसे देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये जैसे हमने यहाँ पे देखा, ये हमारा क्या है, ये हमारा मॉड्यूल है, ये हमारा मॉड्यूल है, पैकेज मॉड्यूल है, मैंने आपको बताया। ये मेटा मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल है, नॉन होस्ट मॉड्यूल है। और ये बुलेटिन जो है, ये हमारा क्या है, ये कलेक्शन है बुलेटिन। ये कलेक्शन है और इस कलेक्शन में ये हमारा मॉड्यूल अवेलेबल है। तो एक कलेक्शन में बहुत सारे मॉड्यूल्स अवेलेबल होते हैं और वो मॉड्यूल हमारे एंसिबल को क्या करते हैं, इंटेलिजेंट बनाते हैं। ओके, मैं आपको दिखाऊं, आ जाते हैं कंट्रोल भी। ओके, रेड पेन ले लेते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा मॉड्यूल है, ये हमारा मॉड्यूल है। ये हमारा क्या है, ये हमारा कलेक्शन है, ये हमारा कलेक्शन। और ये हमारा क्या है, ये हमारा, इसे हम बोलते हैं नेम स्पेस। तो एक नेम स्पेस में बहुत सारे कलेक्शन होते हैं, एक कलेक्शन में बहुत सारे मॉड्यूल्स अवेलेबल होते हैं। और मॉड्यूल्स हमारे एंसिबल को इंटेलिजेंट बनाता है डिफरेंट डिफरेंट सर्विस के साथ वर्क करने के लिए। ओके, तो चलिए हम देखते हैं एंसिबल गैलेक्सी के बारे में। क्या है हमारा एंसिबल गैलेक्सी?
एनसिबल गैलेक्सी, ये हमारा एनसिबल गैलेक्सी, ये ओपन हो गया। जिससे मैंने आपको दिखाया कि AWS के बारे में कोई भी मॉड्यूल अवेलेबल नहीं है हमारे कंट्रोल नोड पे, तो वो AWS के सर्विस को वर्क नहीं कर पाएगा, AWS सर्विस को सपोर्ट नहीं करेगा। तो हम देखते हैं कि कोई ऐसा कलेक्शन जिसमें जो AWS सर्विस को सपोर्ट करे। तो आ जाते हैं एंसिबल गैलेक्सी में। कलेक्शन, यहाँ सारे कलेक्शन है, यहाँ नेम स्पेस है, तो हमें कलेक्शन चाहिए, हम कलेक्शंस में आ जाते हैं। कलेक्शंस में हम यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, AWS सर्च कर लेते हैं हम। जैसे ही AWS सर्च करेंगे तो हमें बहुत सारा AWS का कलेक्शंस मिल जाएगा, जिसके थ्रू हम AWS अकाउंट को वर्क कर सकते हैं। तो ये बहुत सारा हमारे पास कलेक्शंस अवेलेबल है। एंसिबल AWS रिपोर्ट, एंसिबल क्यूब एडीएम क्यूबरनेटीज इसमें वर्क करेगा। ये हमारा AWS का है, ये भी हमारा AWS का है। इसमें 22 मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं AWS के, इसमें 0 मॉड्यूल्स हैं तो ये कोई वर्क नहीं करेगा। इसमें 22 मॉड्यूल अवेलेबल हैं, 34 प्लगइन्स अवेलेबल हैं। प्लगइन्स भी हमें एक एक्स्ट्रा फीचर ही प्रोवाइड करता है जो अवेलेबल नहीं होता है। उस प्लगइन्स को अगर हम इंस्टॉल कर देते हैं तो वो हमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर प्रोवाइड करता है एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसे इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे जिससे कि हम AWS अकाउंट पे वर्क कर सकें। तो ऐसे ही आप, ऐसे तो प्लेबुक अब लिख लोगे लेकिन वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ से एंसिबल गैलेक्सी से आप इंस्टॉल करो, एंसिबल गैलेक्सी से कलेक्शंस को इंस्टॉल करो, AWS का, कुबरनेटीज का, डॉकर का, और उसके थ्रू प्लेबुक लिखो और आप रन करने की कोशिश करो। ओके, ये हमारा है। और ये हमारे इंस्टॉलेशन के लिए हमें इसने ये कमांड दिया। अगर इस कमांड का अगर हम रन करते हैं तो इस कमांड को रन करने के बाद हम ये जो AWS का जो steampunk AWS जो नेम का कलेक्शन है वो हम इंस्टॉल कर पाएंगे अपने कंट्रोल नोड पे। ओके, तो ये हो गया हमारा एंसिबल गैलेक्सी। अब एक बात, एंसिबल जो है वो कौन से लैंग्वेज में लिखा गया है, विच लैंग्वेज इज यूज्ड टू राइट द एंसिबल। एंसिबल पाइथन में लिखा गया है, पाइथन लैंग्वेज में लिखा गया है। एंसिबल के जितने भी पैकेज लिखे गए हैं वो सब पाइथन लैंग्वेज में लिखे गए हैं। अगर आप चाहें तो उस पैकेज को पाइथन की मदद से ओपन करके पढ़ सकते हैं, और आप अपना खुद का पैकेज लिखना चाहें या फिर उस पैकेज को मॉडिफाई करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, वो स्टोर का है, मैं वो भी दिखाता हूँ। ये कमांड है हमारा rpmql ansible, सॉरी, इस कमांड के थ्रू हम कंट्रोल Z पेस्ट, rpm version this one, this program may freely redistributed usage rpm, this one GNU redistributed, this program may be freely redistributed under the terms of GPL. ओके, बहुत सारा मॉड्यूल्स जो है वो पाइथन में लिखा गया है। तो अगर हम चेक करना चाहें पैकेज डॉट पी वाई मॉड्यूल कहाँ अवेलेबल है, तो ये हमारे इस लोकेशन पे अवेलेबल है। इस लोकेशन पे हम जाके इस पैकेज डॉट पी वाई को हम पढ़ सकते हैं। इस पैकेज डॉट पी वाई को हम अगर चाहें तो अपने अकॉर्डिंग चेंज करके उसे नया मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया एंसिबल गैलेक्सी। और जैसे मैंने आपको बताया कि पाइथन, बहुत सारा मॉड्यूल जो है पाइथन में लिखा हुआ है, उसे रन करने के लिए, और पाइथन मॉड्यूल्स को रन करने के लिए पाइथन रन टाइम की आवश्यकता होती है। पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे, अपने टारगेट नोड पे पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए। तो ये जो हमारा कंट्रोल नोड है यहाँ पे तो पाइथन जैसे इंस्टॉल करते हैं तो पाइथन इंस्टॉल हो जाता है। हमारे टारगेट नोड पे भी पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए। अगर हमारे टारगेट नोड पे पाइथन इंस्टॉल नहीं होगा तो हमारा जो प्लेबुक है, हमारा जो पैकेज है जो प्लेबुक के थ्रू हमारा आता है यहाँ पे, वो यहाँ पे रन नहीं होगा और वर्क नहीं करेगा। इसलिए हमारे टारगेट नोड पे भी पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए। तो अभी जो हमने अपना टारगेट नोड देखा है उसमें हम चेक कर लेते हैं।
इस पे पाइथन इंस्टॉल है या नहीं। और ये आप देख लो अपने टारगेट नोड पे पाइथन इंस्टॉल है। अपने टारगेट नोड पे पाइथन इंस्टॉल है, इसीलिए 3.12.12 इंस्टॉल है, इसलिए हमारा पैकेज मॉड्यूल इस टारगेट नोड पे वर्क किया। ओके, और हमारे कंट्रोल नोड पे तो पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल है, ये तो एनसीवल के साथ ही आ जाता है, तो हमारे एनसीवल के साथ ही इंस्टॉल हो जाता है। तो हमने देख लिया अपने टारगेट नोड पे मॉड्यूल को इंस्टॉलेशन करके। सॉरी, पाइथन इंस्टॉल है, अगर पाइथन इंस्टॉल नहीं होगा तो हमारा ये रन नहीं होगा। यहाँ पे जो हमारा ये पैकेज होता है, मॉड्यूल होता है, जब भी हम रन करते हैं अपने प्ले बुक को, तो प्ले बुक क्या करता है, इस पैकेज को यहाँ से उठाता है और इस पैकेज को लेके जाता है टारगेट नोड पे, यहाँ पे इसे रन कराता है। और रन करने के लिए यहाँ पाइथन अवेलेबल होना चाहिए। अगर पाइथन यहाँ इंस्टॉल नहीं है तो ये हमारा पैकेज रन नहीं होगा, और हम जो भी कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, जो भी काम करवाना चाहते हैं, वो वर्क नहीं होगा। अब थोड़ा देख लेते हैं हम गैलेक्सी के बारे में। पाइथन को इंस्टॉल कलेक्शन को इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो यहाँ पे एनसीबल गैलेक्सी चेक करने की कोशिश करते हैं, तो ये हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है। हेल्प, एनसीबल गैलेक्सी हेल्प, हेल्प हेल्प में ये हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है। गैलेक्सी हमें कलेक्शंस प्रोवाइड करता है और गैलेक्सी हमें रोल प्रोवाइड करता है। कलेक्शन मैनेज एन एनसिबल गैलेक्सी कलेक्शन एंड मैनेज एन एनसिबल गैलेक्सी रोल। तो रोल के बारे में भी हम पढ़ेंगे। रोल का यूज क्या होता है, हमारे प्रोजेक्ट को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है रोल। और कलेक्शन क्या करता है, हमारे एनसिबल को न्यू फीचर ऐड करके देता है, जिससे हमारा एनसिबल और भी सर्विस को पे वर्क कर सके। तो हम कलेक्शन पे आते हैं, एनसिबल गैलेक्सी कलेक्शन, और इसमें हेल्प देखते हैं करके क्या देता है ये हमें। इसमें हम जैसे हेल्प किए तो ये हमें क्या दे रहा है, डाउनलोड करने का, इनिशियलाइज करने का, बिल्ड करने का, पब्लिश करने का, इंस्टॉल करने का, लिस्ट करने का, वेरीफाई करने का। डाउनलोड कलेक्शन एंड देयर डिपेंडेंसी एज अ टारबॉल फॉर एन ऑफलाइन इंस्टॉल। अगर डाउनलोड का यूज करेंगे तो हमारा जो कलेक्शन है वो उसे डाउनलोड कर देगा। जो भी कलेक्शन डाउनलोड करना चाहते हैं हम एनसिबल गैलेक्सी से, वो डाउनलोड हो जाएगा। अगर इनिशियलाइज करेंगे तो इनिशियलाइज न्यू कलेक्शन विद इन द बेस स्ट्रक्चर ऑफ ए कलेक्शन। जो हमारा बेस स्ट्रक्चर है उसमें एक न्यू कलेक्शन इनिशियलाइज हो जाएगा। बिल्ड करना चाहें तो बिल्ड एन एनसिबल कलेक्शन आर्टिफैक्ट डेट कैन बी पब्लिश्ड। तो जो एनसिबल कलेक्शन अगर हम खुद से बिल्ड करना चाहें तो ये बिल्ड का यूज कर सकते हैं, जो एक आर्टिफैक्ट क्रिएट करके देगा, और उस आर्टिफैक्ट को हम एनसिबल गैलेक्सी पे पब्लिश कर सकते हैं, और दूसरा कोई वहाँ से डाउनलोड कर सकता है। पब्लिश में भी वही है, पब्लिश अ कलेक्शन आर्टिफैक्ट टू एनसिबल गैलेक्सी। ये पब्लिश अगर हमारा ऑलरेडी बिल्ड है तो ये पब्लिश करने के लिए होता है। और इंस्टॉल क्या है, इंस्टॉल कलेक्शंस फ्रॉम फाइल यूआरएल और एनसिबल गैलेक्सी। अगर इंस्टॉल का यूज करेंगे तो ये हमारे कलेक्शन को कलेक्शंस को फाइल से, यूआरएल से, या फिर एनसिबल गैलेक्सी से इंस्टॉल करके देगा। लिस्ट शो द नेम एंड वर्जन ऑफ ईच कलेक्शन इंस्टॉल इन द कलेक्शन पाथ। कलेक्शन पाथ में जितना भी कलेक्शन इंस्टॉल है वो सब हमें लिस्ट में दिखाएगा। वेरीफाई कंपेयर चेक सम विद द कलेक्शंस फाउंड ऑन द सर्वर एंड द इंस्टॉल कॉपी। दिस डज नॉट वेरीफाई डिपेंडेंसी। ये डिपेंडेंसी को वेरीफाई नहीं करता है, केवल वेरीफाई करेगा कि आपका कलेक्शन जो है वो मिला और वो सर्वर ऑन द सर्वर पे इंस्टॉल है, फाउंड ऑन द सर्वर एंड द इंस्टॉल्ड कॉपी, और उसका कॉपी इंस्टॉल है या नहीं। तो हम एक बार क्या करते हैं, लिस्ट चेक करके देखते हैं कौन कौन सा कलेक्शन इंस्टॉल है हमारे सिस्टम पे। कोई कलेक्शन इंस्टॉल नहीं है। सो द नेम एंड वर्जन ऑफ ईच कलेक्शंस इंस्टॉल इन द कलेक्शंस पाथ। तो कलेक्शंस पाथ में कोई भी कलेक्शन इंस्टॉल नहीं है, इसलिए इसने कुछ भी शो नहीं किया। आई थिंक केवल इसमें अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो इंस्टॉल होगा। तो हम क्या करते हैं, इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं। इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं, और क्या इंस्टॉल करते हैं, एनसिबल गैलेक्सी से हम इंस्टॉल करते हैं अपने AWS वाले को। AWS वाले का नेम क्या है, steampunk AWS। ये नेम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इस पर हम कर देते हैं पेस्ट।
एनसिबल गैलेक्सी कलेक्शन इंस्टॉल और ये नेम कर देते हैं, प्रेस हम इंटर। और ये इंस्टॉल कर रहा है, ये सारी डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करेगा, फिर उस कलेक्शन को इंस्टॉल करेगा और इंस्टॉल सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। अब लिस्ट में अगर हम चेक करें तो ये हमें दिखा रहा है कि एक कलेक्शन मेरे पास है stamping.aws, एक कलेक्शन इंस्टॉल है। एक तो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट बिल्ट इन है, वो नहीं शो कर रहा है, लेकिन हमने जो एडिशनल ऐड किया है वो हमें यहाँ पे शो करेगा। तो ये हमारा AWS का कलेक्शन शो कर रहा है यहाँ से। अब इसकी मदद से हम OS प्रोविजनिंग कर सकते हैं AWS क्लाउड पे। अगर एज्योर पे करना चाहें तो उसके लिए एज्योर का हमें कलेक्शन इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर GCP करना चाहें तो GCP का कलेक्शन इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये आपको, उम्मीद करता हूँ कि गैलेक्सी कलेक्शन इन सब के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया हो।